Good morning students, welcome back to DAV e-learning class। जैसा कि हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था, यह हमारा मुख्य टॉपिक जिस पर हम चर्चा कर रहे थे वो था फिजियोग्राफी रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख भौतिक विभाग या भू-आकृतिक प्रदेश। उस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारा मेन टॉपिक वो था कि भारत का या भारत के मुख्य भौतिक प्रदेश कौन से हैं, फिजियोग्राफिक रीजन्स कौन कौन से हैं, तो हम उस पर चर्चा कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया कि मुख्यतः 4 फिजियोग्राफी रीजन है। फर्स्ट, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। सेकंड, उत्तर भारत का विशाल मैदान। थर्ड, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू। और नंबर 4, तटीय व द्वीप समूह, कोस्टल मैदान और आइलैंड्स। तो ये 4 मुख्य भाग थे। इसमें हमने फर्स्ट जो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र था उस पर चर्चा की। उसके बारे में मैंने बताया कि जो पर्वतीय क्षेत्र है उसे 3 भागों में डिवाइड किया है, ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। उसके अलावा जो सेकंड भाग है वो है द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत का विशाल मैदान। तो आज हमारा टॉपिक है उत्तरी भारत का विशाल मैदान या उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तरी भारत का विशाल मैदान। तो ये हमारा जो फिजियोग्राफी रीजन ऑफ इंडिया के सेकंड पार्ट है। फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा था? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। और सेकंड है द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत का विशाल मैदान। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जो हमारा स्टडी का टॉपिक है ये है। तो उत्तर भारत की विशाल मैदान के बारे में मैं आपको बताऊं, जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा कि हिमालय के जो फाल्ट थे, भ्रंश थे, तो उसमें जो उत्तर का विशाल मैदान है ये शिवालिक श्रेणी से अलग होता है। हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में अवस्थित विशाल भूभाग में फैला हुआ है। तो ये हिमालय की जो थर्ड श्रेणी है, हिमालय के 3 भाग थे, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान शिवालिक श्रेणी से अलग होता है। किस भ्रंश से? हिमालय फ्रंट फोल्ड HFF द्वारा उत्तर भारत का विशाल मैदान हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से अलग होता है और उस भ्रंश का नाम है हिमालय फ्रंट फोल्ड, HFF से अलग होता है। ये हमारे कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि उत्तर भारत का विशाल मैदान और शिवालिक श्रेणी को अलग करने वाला भ्रंश कौन सा है? तो उसका आंसर रहेगा हिमालय फ्रंट फोल्ड, HFF। अब बात आती है कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ। तो इसके निर्माण में बता दें कि इसका निर्माण मुख्यतः नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ एलिमेंट्स के द्वारा हुआ है। जलोढ़ का मतलब नदियां अपने साथ अवसाद लाती है, महीन बारीक कण लाती है मिट्टियों के, और उन्हें नीचे के भागों में जमा करती रहती है। तो इस आधार पर धीरे धीरे इस क्षेत्र में जो नदियों द्वारा निक्षेप जमा किया गया है उससे उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। और उसमें कौन कौन सी नदियों की विशेष भूमिका रही है? तो उसमें सबसे प्रमुख जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों ने उत्तरी भारत के विशाल मैदान का निर्माण किया है। इन दोनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है हिमालय से निकलने वाली नदियों की, कि वो नदियाँ नित्यवाही हैं, वर्ष भर उनमें पानी रहता है, सदैव वो चलती रहती है और बहुत अधिक मात्रा में अपने साथ जलोढ़ लाती रहती है और उसका गहरे भागों में, निचले क्षेत्रों में, लोअर्स एरियाज में
वो उसका निक्षेप करती रहती है, उसे डिपॉजिट करती रहती है, और कालांतर में धीरे धीरे ये विशाल भारत का जो मैदान है एक मैदान के रूप में अवस्थित हो गया। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताऊं। यह मैदान हिमालय के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर अवस्थित है, जिसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार अवस्थित है। सबसे ऊपर हिमालय, उसके नीचे दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत फैला हुआ मैदान है, और इसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। जब हम इसका विस्तार से वर्णन करेंगे तो इसको मैप द्वारा आपको दिखाऊंगा, उससे पहले कुछ इसके उपभाग है वो मैप के द्वारा दिखाए जाएंगे। उसके बाद आता है हिमालय से निकलने वाली नदी के अवसाद के निक्षेप से इस मैदान का निर्माण हुआ है, और इसमें मुख्यतः सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का विशेष योगदान रहा है, और उन्हीं के निक्षेप के जमाव से यह मैदान निर्मित हुआ है। और इस मैदान में के विस्तार की बात करें कि इसका विस्तार कितना है, तो इसका विस्तार पाकिस्तान के पंजाब से लेकर नागालैंड तक 3200 किलोमीटर तक विस्तृत है। पाकिस्तान के पंजाब से लेकर नागालैंड तक 3200 किलोमीटर की लंबाई में यह मैदान विस्तृत है। अगर हम बात करें कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो भारत में यह 2400 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। भारत में इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। उत्तरी भारत के विशाल मैदान की जो संपूर्ण विशाल मैदान है उसकी लंबाई है 3200 किलोमीटर। कहाँ से लेकर? पाकिस्तान के पंजाब से लेकर नागालैंड तक। अगर हम बात करें हमारे भारत की, हमारा टॉपिक है भारत का, तो हम भारत की बात करेंगे। भारत में इसकी कुल लंबाई है 2400 किलोमीटर। अब इसके बाद आती है कि इसकी चौड़ाई कितनी है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो पश्चिमी भाग में ये 500 किलोमीटर चौड़ा है और पूर्वी भाग में 100 किलोमीटर चौड़ा है। चौड़ाई पश्चिम में तो ये 500 किलोमीटर, और जैसे जैसे पूर्व की ओर जाते हैं तो इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, और पूर्व में इसकी चौड़ाई रह जाती है 100 किलोमीटर के लगभग इसकी चौड़ाई रह जाती है। और अब बात आती है इसके निक्षेप की गहराई, यानी कि इसमें इसकी गहराई की बात करें तो इसकी गहराई है जहां तक निक्षेप जमा है 2000 मीटर तक। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले यह गहरा भाग था और नदियों द्वारा निक्षेप से इसका निर्माण हुआ है, तो उस निक्षेप की जमाव 2000 मीटर तक उसका जमाव है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। मुख्यतः बेसिक जानकारी, इसका विस्तार पाकिस्तान के पंजाब से लेकर नागालैंड तक 3200 किलोमीटर की लंबाई में, भारत में 2400 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। चौड़ाई इसकी पश्चिम में 500 किलोमीटर, पूर्व में 100 किलोमीटर, गहराई 2000 मीटर और क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसमें सिंध का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मरुस्थल, गंगा का मैदान और असम की ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान इस
संपूर्ण मैदान में शामिल है जो इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है कि इसमें जो नदियों द्वारा निक्षेप जमा किया गया था वो कितने वर्षों में जमा किया गया और कब कब उसे जमा किया गया। तो इसमें एक बात बता दें कि इसमें जो जलोढ़ नदियों द्वारा लाया गया निक्षेप जलोढ़ कहलाता है। तो जलोढ़ के इसमें जमाव लाखों वर्षों तक हुए और वो निरंतर जारी रहने से यह एक विशाल गहरा भाग था जो जलोढ़ की वजह से एक मैदान के रूप में निर्मित हुआ और यह जमाव लगातार प्रति वर्ष होता रहा। अगर हम इसकी औसत गहराई की बात करें तो इसकी औसत गहराई 1300 से 1400 मीटर के बीच स्थित औसत गहराई 1300 से 1400 मीटर के बीच मानी गई है। जैसे जैसे इसमें निक्षेप का जमाव हुआ उसी के अकॉर्डिंग अगर इसकी मृदा की बात करें तो इसमें इसकी मृदा में प्रोफाइल्स स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, यानी कि परिच्छेदिका कि धीरे धीरे इसका जमाव कैसे हुआ है। मृदा के निर्माण में अगर मृदा एक ही समय में निर्मित होती है तो वो बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती है, और जब जहाँ मृदा का निक्षेप लाखों वर्षों में होता है तो उसकी प्रोफाइल अलग अलग दिखाई देती है। हर प्रकार की जैसे जैसे गहराई में जाएंगे अलग अलग प्रकार की मृदा हमें और उसमें जो निक्षेप है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार की प्रोफाइल्स उसमें दिखाई दी जाएगी। अब बात आती है कि इस विशाल मैदान को उच्चावच के आधार पर कुछ भागों में बांटा गया है। ऑन द बेसिक ऑफ एलिवेशन कि उच्चावच के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है। उच्चावच के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। उच्चावच के आधार पर इसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। ऑन द बेसिक ऑफ एलिवेशन उच्चावच के आधार पर इसका विभाजन। सबसे पहले द भामर प्लेन, भामर मैदान। सेकंड द तराई प्लेन, तराई मैदान। उसके पश्चात द बांगर प्लेन, बांगर मैदान। उसके पश्चात में द खादर प्लेन, खादर मैदान। मुख्यतः ये 4 भाग है, भामर प्लेन, तराई प्लेन, बांगर प्लेन और खादर प्लेन, यानी कि भामर का मैदान, तराई का मैदान, बांगर मैदान और खादर मैदान। इसके अलावा एक भाग द डेल्टा प्लेन, डेल्टा का मैदान भी इसमें कह सकते हैं। मुख्यतः इसके 4 ही भाग हैं। अब बात आती है कि भामर का मैदान, तराई मैदान, बांगर मैदान, खादर मैदान और डेल्टा मैदान किसे कहते हैं। तो अब इनकी बात करें तो जैसा कि आप जानते हो कि नदियों का उद्गम पहाड़ी क्षेत्रों से होता है और उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है, उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है उसके उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला है वो है शिवालिक श्रेणी।
तो प्रमुखतः नदियां शिवालिक श्रेणी से ही इस मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली नदियां शिवालिक श्रेणी से ही उत्तरी मैदान में प्रवेश करती है। तो ये भाग हमारा शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी के पश्चात ही नदियां उत्तरी भारत के मैदान में प्रवेश करती है। जैसा कि नदियां पहाड़ी भागों से नीचे आती हैं तो पर्वतों को काटकर अपने साथ कुछ निक्षेप लाती है। उसमें अलग अलग प्रकार का निक्षेप होता है, जैसे बड़े बड़े कंकर पत्थर, और जैसे ही पिडमोंट एरिया में वो प्रवेश करती है या पर्वत पदीय क्षेत्रों में जैसे ही नदी प्रवेश करेगी और वो अपने साथ बाहरी निक्षेप को, जो वजन में भारी होंगे, हैवी निक्षेप है, उसका वहीं डिपॉजिट कर देगी, उसे जमा कर देगी। नदियां पर्वतों से निकली, जैसे ही पिडमोंट एरिया यानी कि पर्वत पदीय, जहाँ जैसे ये एरिया है पर्वत और पर्वत के बाद ये मैदानी भाग है, यहाँ प्रवेश करेगी तो मैदानी भाग में जैसे ही प्रवेश करते ही अपने साथ जो भारी निक्षेप है, बड़े बड़े कंकर पत्थर है, उसको वहीं पर जमा कर देगी और यहाँ नदियाँ बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तृत हो जाएगी और विलुप्त हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि जो ये निक्षेप है वो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं, चट्टानें हैं, इनके नीचे से नदियां जाती है। तो ये भाग क्या कहलाता है? ये भाग कहलाता है भांबर प्रदेश। जैसे ही नदियां पर्वतों से नीचे आती है, आते ही भारी निक्षेप का जहां जमाव कर देगी, वो क्षेत्र कहलाएगा भांबर का मैदान। और ये लगभग 8 किलोमीटर चौड़ा होता है। 8 किलोमीटर चौड़ाई में ये भाग फैला है। तो इसका सबसे पहला भाग है द भांबर प्लेन्स, भांबर का मैदान। तो आपको लोकेशन दिखा दी। जैसे ही शिवालिक श्रेणी से नदियां मैदानी भाग में आएगी, बाहरी पत्थरों का, चट्टानों का, बड़े बड़े निक्षेप को वहीं जमा कर देती है। तो वो भाग क्या कहलाता है? भांबर प्रदेश। अब इसकी थोड़ी डिटेल आपको बताता हूं। शिवालिक का जो जलोढ़ पंख, भांबर को ये भी कह सकते हैं कि ये शिवालिक का जलोढ़ पंख है, यानी कि शिवालिक से जो भी जलोढ़क नदियां अपने साथ लाती है उसका यहाँ जमाव कर देती है, तो उस वजह से इसे शिवालिक का जलोढ़ भी कहते हैं। यह मैदान शिवालिक श्रेणी की तलहटी में सिंधु मैदान से लेकर, सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक विस्तृत है। इसकी बात करें तो यह सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक विस्तृत है और लगभग इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर के बीच होती है। 8 से 16 किलोमीटर के बीच में ये विस्तृत होता है, यानी कि जैसे ही पर्वतीय पदों से स्टार्ट होकर 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है भांबर प्रदेश का। इसकी ऊंचाई 200 से 300 मीटर के बीच लगभग मानी गई है।
तो ये इसकी मुख्य विशेषता है। यहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि इन बड़े बड़े पत्थरों के बीच नदी का जल दिखाई नहीं देता, उनके नीचे से निकलता रहता है। उसके पश्चात सेकंड आता है द तराई प्लान, तराई का मैदान। हिंदी में तर शब्द से बना है। तराई हिंदी के तर शब्द से बना हुआ है और यह भांबर प्रदेश के लगभग समांतर इसके दक्षिण में फैला होता है और भांबर प्रदेश में लुप्त हुई नदियां तराई प्रदेश में दिखाई देती है। यानी कि इसके बाद जस्ट समांतर तराई प्रदेश विस्तृत है और यहाँ नदियां पुनः दिखाई देने लगती है। यह लगभग 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत होता है। पंद्रह से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है और नदियां यहाँ पुनः दिखाई देने लगती है। यह क्षेत्र दलदली भूभाग होता है। क्यों? क्योंकि जो बड़े निक्षेप हैं भांबर प्रदेश में जमा कर दिए गए, उसके बाद बारीक जो कण है उनको थोड़ा आगे भी जैसे जैसे नदी प्रवाहित होगी अपने साथ मैदानी भाग में सबसे पहले जो भारी पदार्थ है उसको छोड़ेगी, उसके पश्चात उससे हल्के, फिर उससे हल्के पदार्थों को निक्षेप करती रहेगी। तो जैसे ही भांबर प्रदेश से आगे निकलेगी तो ये महीन बारीक कणों का जमाव करती रहती है और उस वजह से ये क्षेत्र दलदली भूभाग बन जाता है और भांबर प्रदेश से लुप्त हुई नदियां तराई प्रदेश में पुनः दिखाई देने लगती है। योजना काल में इस क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा गया, क्योंकि यहाँ अधिक सघन और दलदली वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में अधिक सघन वन, घास, झाड़ियाँ मिलती है। क्यों? क्योंकि पानी रहता है और सदैव ये भाग दलदली बना रहता है। इस वजह से यहाँ वनों की अधिकता है और योजना काल में इन वनों को काटा गया था। अब इस क्षेत्र में कुछ जगहों पर अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है। यानी कि कुछ गहरा बाग है, वहाँ एक झील बन जाती है, अस्थायी झील, जो कुछ ही समय के लिए होती है। उन झीलों को ढांड के नाम से पुकारा जाता है। ये होती है अस्थायी झील। ये था तराई का मैदान। उसके पश्चात आता है बांगर प्रदेश या बांगर का मैदान। उत्तर के मैदान के बड़े भाग पर मध्य प्लीस्टोसीन तथा अभिनूतन कल्प में इसका निर्माण हुआ। सतलज के मैदान, गंगा का उत्तरी मैदान तथा नदियों का जो मध्यवर्ती भाग है उनमें बांगर प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। मुख्यतः जो पुरातन जलोढ़ होता है उन क्षेत्रों को बांगर कहा जाता है। जैसा कि वर्ष भर जब मानसून का समय आता है तो नदियों में बाढ़ आती है। जिन क्षेत्रों में नदियां नवीन मिट्टी जमा करती है वो खादर भूमि कहलाती है और जहां पुराना जलोढ़ जमा है 4-5 साल में एक बार जहां जलोढ़ जमा होता है उसे क्या कहते हैं? बांगर का मैदान। जैसे कि ये नदी है, जब कभी इसमें बाढ़ आएगी तो इस भाग में हर साल नदियों का द्वारा लाए गए निक्षेप का जमाव होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? खादर। यानी कि नवीन जलोढ़ खादर कहलाते हैं, पुरातन जलोढ़ बांगर कहलाते हैं। कभी कभार अत्यधिक बाढ़ की वजह से ये जमाव
आगे चले जाते हैं। और जो ये पुराने जलोढ़ हैं ये कहलाते हैं बांगर। और मुख्यतः यहाँ दो भाग है, हर साल नवीन जलोढ़ जमा होता रहता है, नवीन निक्षेप आता रहता है, तो ये खादर कहलाता है। और जो पुरातन जलोढ़ है वो क्या कहलाएगा? बांगर भूमि कहलाएगा। खादर और बांगर में इतना ही अंतर है, नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं और पुरातन जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। जैसे ये भाग खादर खादर और जो बाहर का भाग है ये बांगर, ये भाग बांगर और ये भाग बांगर कहलाता है। तो मुख्यतः खादर और बांगर में इतना ही डिफरेंस है कि जो नवीन जलोढ़ है वो खादर कहलाएगा और पुरातन जलोढ़ बांगर और नवीन जलोढ़ खादर कहलाता है। अब इसके पश्चात नेक्स्ट नंबर 4 था खादर प्लेन, यानी कि खादर का मैदान। खादर ऐसा मैदानी भाग है जहां मैंने आपको बताया कि प्रति वर्ष नवीन बाढ़ की मिट्टी जमा होती रहती है और पर्याप्त भूमिगत जल भंडार मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हर साल नदियों द्वारा पानी का और नवीन मिट्टी का जमाव होता रहता है और प्रति वर्ष नवीन मृदा का जमाव होने की वजह से इस भूभाग की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। यहाँ अधिक कृषि फसल पैदा की जाती है और उसका उत्पादन किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो खादर भूमि है वो सबसे अधिक उपजाऊ होती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त बिहार और पश्चिम बंगाल में खादर के मैदानों की अधिकता है और वर्तमान में समय में भी खादर के मैदान का निर्माण हो रहा है। क्यों? क्यों जैसा कि आप जानते हो भारत में प्रति वर्ष कुछ नदियों में बाढ़ आती है और जिन क्षेत्रों में बाढ़ आएगी वहाँ नवीन मिट्टी का जमाव होता रहता है और वो क्या कहलाता है? खादर मैदान कहलाता है। तो इसलिए खादर का वर्तमान समय में भी जमाव हो रहा है। उसके पश्चात जो नेक्स्ट भाग है, ये 4 मुख्य भाग थे और हम इसमें डेल्टा के मैदान को भी जोड़ सकते हैं। डेल्टा का मैदान वो होता है जहां नदियां अपना जल समुद्र में मिलाती है और समुद्र में मिलने से पहले छोटी छोटी अवनलिकाओं में विस्तृत हो जाती है कि नदियां अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है और छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती हैं। यहाँ जो मिट्टी का जमाव होता है वहाँ चिकनी मिट्टी अधिक होती है, यानी कि इस क्षेत्र में, डेल्टा क्षेत्र में जो मिट्टी का जमाव होगा वो चिकनी मिट्टी होगी, मिट्टी के महीन कण होंगे। क्यों? क्योंकि ये कण नदी के साथ बहते रहते हैं और जहाँ नदी अनेक स्थानों में विस्तृत हो जाएगी, नलिकाओं में विस्तृत हो जाएगी, बिल्कुल आधार तल को प्राप्त कर लेगी, उन क्षेत्रों में इस मिट्टी का जमाव होता रहता है और मुख्यतः ये भाग डेल्टा के मैदान में जमा होता रहता है। अब डेल्टा में, जहां डेल्टा का निर्माण हुआ है उसमें कुछ दलदली भाग दिखाई देते हैं जिनको बिल के नाम से जाना जाता है। बिल क्या होगा? दलदली क्षेत्र। और कुछ ऐसे भूभाग हैं जो ऊपर उठे रह जाते हैं, उनको चर कहते हैं। कुछ भूभाग
जो ऊपर उठे रह जाते हैं उनको चर कहते हैं। दलदली भूभाग बिल और ऊपर उठे भूभाग चर कहलाते हैं। तो ये था हमारा उच्चावच के आधार पर उत्तरी भारत के विशाल मैदान का वर्गीकरण। तो इसमें 4 मुख्य भाग हैं, भांबर का मैदान, तराई मैदान, बांगर मैदान, खादर मैदान, 4 मुख्य भाग है। उसके अलावा डेल्टा का भाग इसमें जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि नदियां शिवालिक श्रेणी से निकलने के पश्चात उनका जो डिपॉजिट है, जहाँ जमा होती है, वो समुद्र में मिलती है और वहाँ ये क्या है, डेल्टा नदी का निर्माण करती है। जैसे भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती है। और क्यों करती है? क्यों वहाँ नदियाँ अपने एकदम आधार तल पर आ जाती है और उसके पश्चात वो अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है और जितने भी महीन कण हैं उनका वहाँ जमाव कर देती है। उस वजह से वहाँ डेल्टा का एरिया बन जाता है, उसे डेल्टा कहते हैं। इसमें क्या है, मैदानी भाग का विस्तार होता रहता है और ये भाग सदैव दलदली रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ नदियों का पानी अवस्थित रहता है। तो ये था द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, उसका प्रादेशिक विभाजन। बांगर का मैदान, भांबर मैदान, तराई मैदान, खादर मैदान, बांगड़ और डेल्टा। सबसे पहले शिवालिक श्रेणी से निकलते ही भांबर का मैदान निर्मित होता है, फिर तराई क्षेत्र, फिर बांगर का मैदान, पुरातन जलोढ़, खादर मैदान, नवीनतम जलोढ़ और लास्ट में डेल्टाई भूभाग का निर्माण होता है। तो ये था उच्चावच के आधार पर इसका वर्गीकरण। इसके पश्चात हमारा आएगा इसका प्रादेशिक वर्गीकरण, तो वो हम हमारी नेक्स्ट ई लर्निंग क्लास में देखेंगे। उत्तरी भारत के विशाल मैदान को उच्चावच के आधार पर और प्रादेशिक आधार पर विभाजित किया था। तो हमने उच्चावच का आज देखा, उसका अध्ययन किया। अब जो नेक्स्ट हमारी ई लर्निंग क्लास होगी उसमें हम इस मैदान के प्रादेशिक विभाजन पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।